फंक्शन से क्रिटिकल रीजन नहीं आ रहा था, वो कांस्टेंट वैल्यू आ जा रहा। क्यों यूनिफॉर्म जीरो थीटा वाला? हाँ सर, यूनिफॉर्म वाला। इसमें क्या है कि हमें वही क्रिटिकल रीजन नहीं आ रहा। लाइक्लीहुड फंक्शन में थीटा को वन थीटा को टू रखना है, तो एक बार यूनिफॉर्म जीरो वन है, एक बार यूनिफॉर्म जीरो टू है। अच्छा। तो इसमें ये अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी तो लोगों को समझ आएगा। देखो, एच नॉट में तुम्हारा थीटा है वन और एच वन में तुम्हारा थीटा है टू, यही ना? तो इसमें पीडीएफ क्या बनेगी? वन जब एक्स जीरो से वन में है और जीरो अदरवाइज, यही ना? और इसमें क्या बनेगी पीडीएफ? वन बाई टू जब एक्स जीरो से टू में है, तो यहां मैं और जीरो अदरवाइज। तो मेनली यहाँ पे क्या करना होता है, हमें सॉर्ट करना होता है इसको ठीक से। तो ये जीरो है जब एक्स वन से टू में है तब भी, और अब है जीरो अदरवाइज। रेशियो लो क्या होगा? देखो इसको फिर से मैं ठीक से लिख रहा हूँ। तो ये एक्चुअली लिखूंगा मैं, हाफ है जब एक्स जीरो से वन है तब भी, और हाफ है जब एक्स वन से टू है तब भी, और जीरो है अदरवाइज। अब रेशियो लोगे तो क्या आएगा? अच्छा यहाँ पे तो चलो तुम्हें एन 10 सैम्पल साइज है, तो मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ 10 सैम्पल साइज में क्या होगा। अगर सिंगल सैंपल साइज होता तो क्या होता? रेशियो लो इसका पीडीएफ का, है ना? पीडीएफ ही तो लाइक्लीहुड होगा सिंगल सैंपल साइज में, बाद में ऑर्डर स्टेट देख लेंगे। सो वन अपॉन वन बाई टू, और एक होगा जीरो अपॉन वन बाई टू। सो ये हो गया टू और ये हो गया जीरो। और ये कब है? जब x जीरो से वन में है और जब x वन से टू में है। तो x की वैल्यू जब बढ़ रही है तो लाइक्लीहुड फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। तो इसका क्या यस मतलब है? सर। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है? ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्रिटिकल रीजन क्या लेते हैं? एक्स ग्रेटर देन सी। ये आ गया क्रिटिकल रीजन तुम्हारा। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा? यहाँ पे तो सैंपल दे रखा है, कोई बात नहीं। तो ये तो सिंगल सैंपल का लिखा है मैंने, अब लाइक्लीहुड के लिए लिख लो यही चीज़ है। तो यही चीज़ें लाइक्लीहुड में लिखोगे तो क्या डिफरेंस आएगी? यहाँ लाइक्लीहुड होगा वन बाई थीटा की पावर एन, और क्या आएगा सपोर्ट तुम्हारा? थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स आई, क्योंकि यूनिफॉर्म जीरो थीटा है ना। तो थीटा मोर देन ईच एक्स आई, थीटा मोर देन मैक्सिमम ऑफ ऑल nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, यही है। और अब तुमने क्या किया? लाइक्लीहुड रेशियो निकाले। तो जब रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा? यहाँ से तुम क्या लिखना चाह रहे हो? एल ज़ीरो, लाइक्लीहुड वन एंड लाइक्लीहुड एट टू। तो क्या होगा? क्वेश्चन ये है कि वन बाई वन की पावर एन, वन बाई टू की पावर एन, लेकिन दोनों में वो अलग अलग है। यहाँ पे है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू वन, यहाँ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू टू, ऐसा हो गया ना? यहाँ भी तो थीटा अवेलेबल है, तो इसका क्या मतलब है अब? सो सेम प्रोसेस रिपीट होगा वहाँ पे। सो वहाँ पे सेम प्रोसेस रिपीट होगा, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है। सो एक्स की वैल्यू यहाँ ज़ीरो से वन में है और ये ज़ीरो, तो यहाँ पे तुम्हारा जो क्रिटिकल रीजन आएगा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन सी आ जाएगा। ठीक है, वो तो सिंगल सैंपल के लिए किया था ना, वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। जब जीरो से वन में है तो वन है इसकी वैल्यू, और वन से टू में ज़ीरो हो जाएगी। ठीक, तो वन से टू में ज़ीरो हो जाएगी न्यूमरेटर, और ये जीरो से वन में वन बाई टू की पावर एन है, और वन से टू में वन बाई टू की पावर एन है। तो एक्स एन की वैल्यू बढ़ रही है। ये सेम प्रोसेस, जहाँ एक्स लिखा हूँ अब एक्स एन लिखो, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो जब ये बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू घट रही है, तो एक्स एन मोर देन सी इज द क्रिटिकल रीजन, nth ऑर्डर। ये आगे क्रिटिकल रीजन तुम्हारा, सिंपल है। अगर ये तुम्हें समझ आ रहा है तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, बस वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के टर्म में हो रहा है। वही चीज़ है अब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के टर्म में हो रहा है। समझ आया कि नहीं? ये समझ आ रहा है तुम्हें? तो सर यही तो। वो वाला समझ आ गया, एक्स ग्रेटर देन सी, उसके तो बाद। वही तो वही है। यहाँ पे जो एक्स है, क्योंकि यहाँ सैंपल साइज वन लिया था, यहाँ सैंपल साइज 10 है, तो सैंपल साइज n होगा, तो बस x की जगह क्या आ जाएगा? nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। क्यों आएगा? क्योंकि हमारा ईच, भाई तुम्हारा x की वैल्यू कहाँ है? जीरो से थीटा में ना, तो थीटा की वैल्यू हाँ, कहाँ तो होगी? एक्स एन आएगा भाई। तो यहाँ पे जब तुम लिखोगे कि ईच एक्स आई बिटवीन जीरो एंड थीटा, तो क्या बनेगा?
nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी 0 से थीटा में होगा। तो यहाँ पे जो मैं x लिख रहा हूँ 0 से 1, इस तरह से nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लिखो यहाँ पे। अब सेम प्रोसेस रिपीट करो ना। ये तुम्हें समझ आया तो वहाँ कहाँ ही दिक्कत, सेम ही तो हो रहा है। थीटा को 1 रखेंगे 1 हो जाएगा, थीटा को 2 रखेंगे 1/2 हो गया। अलग अलग देख लो ना, इसको डिवाइड करने का क्या मतलब है। तुम वो अलग अलग देखो इसको। अब लिख के देखोगे तभी तो समझ आएगा, ऐसे देख के थोड़ी समझ आएगा, जब लिखोगे तो समझ आएगा। मैं पूछ रहा हूँ L1 कितना होगा। सो 1 होगा जब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, यहाँ पे क्या है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हमारा 0 से थीटा में है। ठीक, 0 से थीटा में है। तो यही तो है। तो थीटा को तुमने 1 रख दिया तो 0 से 1 में हो गया। दूसरे वाले केस में क्या है, ये 1/2 की पावर n, कब, जब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 से 2 में है। डिक्रीज हो रहा है। Okay. तो अब रेशियो लो ना सेम, जैसे वहां पे किया वैसे ही ब्रेक करो ना। ये 0 अदरवाइज है, इसका मतलब है ये 0 अदरवाइज है पहला वाला। ये है 0 अदरवाइज, यहाँ पे क्या है 0 अदरवाइज। और यहाँ पे क्या है, ये 0 से 1 में भी यही है, 1 से 2 में भी यही है। रेशियो लो तो डिक्रीज करेगी वैल्यू तो आ जाएगा। किसका रेशियो लेते थे हम, H0/H1, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0/H1। सर रेंज सेम करके रेशियो लेते हैं, जैसे कि 0 से 1 में पहला रेशियो आएगा, फिर 1 1 से से 2 2 में का आएगा, हाँ। डायरेक्ट। क्योंकि यहाँ पे 0 जो है 1 से 2 में क्या है वैल्यू, जब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 से 2 में है तो इसकी वैल्यू 0 है यहाँ पे। 0 है तो वो 0 हो जाएगा दोनों के लिए। हाँ, और यहाँ रेशियो लोगे तो ये एक 2 की पावर n होगा। सो L थीटा नॉट अपॉन L थीटा 1। सो ये वैल्यू 2 की पावर n आएगी जब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 से 1 में है। और ये 0 हो जाएगी क्योंकि 0 अपॉन दिस जब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 से 2 में है। इसका क्या मतलब हुआ कि nth ऑर्डर डिक्रीजिंग है। स्टैटिस्टिक वैल्यू बढ़ रही है तो फंक्शन घट रही है। तो ये एक्चुअली फंक्शन लेस देन इक्वल टू k होना था, लेकिन ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में रिवर्स हो जाता है। सो दिस इज द क्रिटिकल रीजन। ठीक है सर।